तुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तुझे ये पता है कि ये जो तेरी आइसक्रीम है वो हमारी भारत की जीडीपी के उसका अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन होता है? वो कैसे? अच्छा तुझे नहीं पता? नहीं। अच्छा तुझे पता है जीडीपी क्या होती है? नहीं, वो क्या होता है? अरे इकोनॉमी की एबीसीडी से सिखाता हूँ। जीडीपी क्या आता है और तेरी ये आइसक्रीम का उस जीडीपी का क्या रिश्ता है। ठीक। चल मैं इसमें तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। यस, तो जीडीपी यानी क्या? जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर उत्पन्न हुई चीज वस्तुएं और हमें दी गई, हम जो सर्विस सर्विस लेते हैं उस सर्विस का मार्केट वैल्यू, अंतिम मूल्य, कुल जो अंतिम मूल्य है उसको हम जीडीपी कहते हैं। समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आ गया। बताओ। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस, यानी कि हमारे देश में जो एक साल में चीजें जो उत्पन्न होती है, जो सर्विसेज हम लेते हैं, उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ओके। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ वस्तु क्या है और सेवा क्या है। वस्तु यानी कि जो हम खरीदने जाते हैं और हम जो जिस चीज का पैसा देता है उसके बदले हमें कुछ मिलता है। जैसे कि हम खाने की चीज लेते हैं, कपड़े लेते हैं, फर्नीचर्स लेते हैं, गाड़ी कार जो भी चीज लेते हैं, हम उसका पैसा चुकाते हैं, उसके बदले हमें कुछ मिलता है, कुछ चीज मिलती है, उसको हम वस्तु बोलते हैं। और अगर जब हम पैसा देता है उसके बदले में वस्तु नहीं मिलती, जैसे सेवा मिलती है। जैसे कि हम बस से जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो उसके हम पैसे चुकाते हैं, इसके बदले में सेवा मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह लिए जाते हैं। जैसे कि हम टेलीफोन में बात करते हैं, टेलीफोन की सेवा मिलती है, हम उसके पैसे चुकाते हैं, हमें डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन हमारी बातचीत वहां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। इसी तरह जैसे कि तू पढ़ाई करती है तो तू अपने टीचर की जो फी देती है तो टीचर उसके बदले कुछ देता है? नहीं देता है, सिर्फ तेरे को सिखाता है, मतलब वो सर्विस देता है। तो ये सब चीजों को सर्विस में गिना जाता है। जिस चीज की हम मूल्य के बदले में कुछ मिलता है उसको वस्तुएं कही जाती है। अब हम जैसे उसके अंदर दूसरा पार्ट आता है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य यानी क्या कि जो चीज, जिस चीज की हम पैसा देते हैं पूरा, तो उस चीज की जो कीमत हो, अंतिम कीमत, जिस चीज कीमत दे के हम खरीदते हैं उसको अंतिम मूल्य कहते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट के टैक्स भी लगे हुए होते हैं और उसकी जो सब्सिडी वो निकाल कर बात की गई है, तो उसके बाद मतलब हम जो पैसा उसको देते हैं वही जो कीमत में वो पैसा मिलता है उसको अंतिम मूल्य बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा फैक्टर आता है राजकीय सीमा। मतलब जैसे कि मैं हमने बताया यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर मतलब यहाँ हम भौगोलिक सीमा की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम राजकीय सीमा यानी क्या? जैसे कि हमारे देश के अंदर किसी भी चीज का उत्पादन होता है तो ये हमारी ही भारत की जीडीपी में गिना जाता है। अगर यहाँ समुद्र के अंदर क्रूड निकलता है वो हमारी सीमा के अंदर आता है, राजकीय सीमा के अंदर, तो उसको भी हम हमारी ही जीडीपी गिना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई विदेशी कंपनी आकर अपना प्रोडक्शन, जैसे कि मारुति सुजुकी, जो सुजुकी जापान की कंपनी है, वो हमारे देश के अंदर आके अपना प्रोडक्शन करती है, बनाती है, कार बनाती है और बेचती है। कंपनी विदेश की है लेकिन वो हमारे देश की सीमा में जो काम करती है, तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है, उसका जो वैल्यू होते हैं, जो प्रोडक्शन की कीमत है, उसको हम हमारी जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे राजकीय दूतावास दूसरे देश के अंदर होते हैं लेकिन वो हमारी राजकीय सीमा के अंदर आता है, तो वहां पर जाके कोई हमारे देश के नागरिक जहाँ जाते हैं, पासपोर्ट की जो फीस होती है उसका जो उसकी जो मूल्य उसको मिलता है वो भी हमारी जीडीपी के अंदर, मतलब कि हमारी राजकीय सीमाओं के अंदर जो जो चीज का उत्पादन होता है उसकी जो कीमत होती है अंतिम, वो सभी हमारी ही जीडीपी में गिनी जाती है, चाहे हमारे देश की कंपनी हो और विदेश की कंपनी हो। क्योंकि वो विदेश की कंपनी वैसे उसका नफा हम नहीं मिलेगा, लेकिन उसका क्यों, इसलिए क्योंकि वो हमारे देश को सेवाएं, इससे हमारी जीडीपी में इसलिए गिना जाता है क्योंकि हमारे लोगों को नौकरियां मिलती है, हमें इसी को बढ़ावा मिलता है इसलिए। और ये जो चौथा नंबर है, ये जो पूरी राशि है उसको सिर्फ एक साल की
समय मर्यादा के अंदर जो उत्पन्न होती है उसको ही गिना जाता है। मतलब एक साल के अंदर उत्पन्न हुई उत्पादित हुई वस्तुएं और सेवाओं की अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहेंगे। समझ में आ गया? कंप्लीट। क्या राजकीय सीमा है, क्या वस्तु है, सेवा है और क्या है। समझ में आ गया? ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ये डेटा है ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो हर 3 महीने में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा रजू किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलते हैं। यहाँ जो हमें 2022-23 का एक आने वाले साल का अनुमानित मतलब एक अंदाजित क्या हमारी जीडीपी रह सकती है उसका अंदाज दिया है। अभी जो 21-22 के अंदर हमारी 2.3 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन हमारी जीडीपी थी। अब ये 22-23 में हमारी जीडीपी 2.7 ट्रिलियन दे सकती है हमसे। जैसे कि जीवीए है, जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनआई है, एनएनआई है, जीएनडीआई है और एनबी। मतलब ये कुछ अलग अलग टर्म्स है, वो भी हम आगे जानेंगे कि इस टर्म्स का क्या मतलब है, उससे क्या पता चलता है और उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और उसमें एक दूसरे के बीच में क्या डिफरेंस है क्या। और ये जो हमने प्राइस निकाला है ये करंट प्राइस है। करंट प्राइस के हिसाब से हम 15.9% का ग्रोथ हमें अगले साल के मुताबिक रह सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये पता चला तेरे को कि ये रियल फिगर से ऐसे हमें पता चलता है कि हमारी जीडीपी क्या है और आने वाले समय में हमारा कितना ग्रोथ हो सकता है। यहाँ देखिए हमारे 2020-21 में हमारी जो जीडीपी थी 1.9 ट्रिलियन थी। जब हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुआ 21-22 में 2.3 ट्रिलियन और अब 22-23 में 2.7 ट्रिलियन का अनुमान किया है। मतलब धीरे धीरे हमारी जीडीपी बढ़ रही। अब हम देखेंगे दूसरी टर्म जीवीए और जीडीपी का डिफरेंस। तो चलो अब मैं तुझे समझाता हूँ कि जीवीए क्या है और जीडीपी क्या है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो सबसे पहले दिखाता हूं तुम्हें जीवीए। जीवीए यानी क्या है, यहाँ पर देखिए कोई दूध वाला है, उसकी जो दूध की कीमत है, जो उसकी कॉस्ट है वो 70 रुपीज है। मतलब कि उसकी जो गाय है उसका जो उसके खाना, उसकी रख रखाव, उसके बाद उसकी जो कीमत, उसकी वो जो दूध निकालता है उसकी कीमत उसको 70 रुपया होती है। ये 70 रुपीज के अंदर ये दूध की डेयरी में बेच देता है। ठीक है, अब ये डेयरी वाला उसके दूध के ऊपर प्रोसेस करता है, उसके जो कर्मचारी का एक्सपेंस, ये मशीनरी सब की लागत को जो एक्सपेंस करके ऐड करता है। तो अब ये जो 70 रुपया में दूध डेयरी को गया था अब उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपीज। मतलब कि जो दूध जो गाय भैंसों से निकाला दूध वाले ने, वहां से डेयरी में आया तो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई? 30 रुपीज। तो मतलब कि इसकी दूध की कीमत अब 30 रुपीज का इजाफा हो गया। ठीक है, अब यही दूध एक आइसक्रीम वाला ले जाता है, इस दूध के ऊपर वो प्रोसेस करता है और आइसक्रीम बनाता है। अब वो उसकी आइसक्रीम की कीमत हो जाती है 140 रुपीज। ठीक है, तो अब जो ये आइसक्रीम बन गई, दूध में से आइसक्रीम बन गई, तो अब जो दूध उसने 100 रुपये में लिया था और अब उसका कीमत हो गई 140 रुपीज। मतलब कि उसके अंदर कितना इजाफा हुआ? 40 रुपीज। तो टोटल जो दूध जहां से उत्पन्न हुआ और बेचकर डेयरी में आया तो 30 रुपये का इजाफा हुआ। इसके बाद आया आइसक्रीम वाले का तो वहां 40 रुपये का। मतलब कि दूध से आइसक्रीम बनने की जो प्रोसेस हुई उसमें उसकी जो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 30 + 40 यानी कि 70 रुपीज। तो ये जो 70 रुपीज है उसको बोलते हैं जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनी तो उसकी जो वैल्यू है मतलब 70 रुपीज की एडिशन हुई तो इसे बोलते हैं जीवीए। समझ में आया? बताओ जो यानी कि जो दूध से प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट्स बनती है उसके जो मूल्य में वृद्धि होती है, जितने रुपीज की मूल्य वृद्धि होती है उसको जीवीए बोला जाता है। अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। ये शुगर केन है, उसकी कीमत 20 रुपया है। उसमें से अगर शुगर बनती है, अब ये शुगर की जो प्रोसेस होती है उसके बाद उसकी कीमत हो जाती है 80 रुपीज। तो उसके मतलब इसके अंदर कितना इजाफा हुआ? 60 रुपीज का।
अब ये शुगर में से अगर कोई मिठाई बनाता है, अब वो मिठाई की प्रोसेस करने के बाद सब नफा सब जुड़ के उसकी कीमत हो जाती है 180 रुपीज। तो अब उसके अंदर कितना रुपीज का हिसाब हुआ? 100 मतलब ये शुगर केन से प्रोसेस होकर शुगर और शुगर में से मिठाई बनने में कितने रुपीज का इजाफा हुआ? 60 प्लस 100 यानी कि 160। तो ये जो 160 रुपीज है वो एडिशनल इजाफा हुआ इसकी कीमत में, तो उसके बोलते हैं जीवीए, यानी कि 160 रुपीज एड हुए। हाँ। इसी तरह अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो ये मतलब ये गेहूं है, उसकी कीमत है 20 रुपीज। वो बेकरी वाले को बेचता है और वो बेकरी वाला प्रोसेस करके उसमें से ब्रेड बनाते हैं और अब उसकी कीमत होती है 40 रुपीज। मतलब ये गेहूं से ये ब्रेड बनने के अंतर्गत उसमें 20 रुपए का इजाफा हुआ। अब ये उसमें से कोई फ्रूट बनाने बेचने वाला वो ब्रेड ले जाता है और वो प्रोसेस कर सब बनाकर वो 100 अभी उसकी कीमत बन जाती है 100 रुपीज। तो मतलब उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ? 60 रुपीज। मतलब कि टोटल कितना इजाफा हुआ? गेहूं में से जो फूड बना उसके अंदर 20 प्लस 60 यानी कि 80 रुपीज का इजाफा हुआ। मतलब कि ये जो इजाफा हुआ, वो जो इजाफा होता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीवीए। ठीक है। अब ये जीवीए से क्या पता चला कि अलग अलग सेक्टर होते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर, गेहूं में एग्रीकल्चर है, वो मिल्क है तो पशुपालन है। तो ये अलग अलग सेक्टर में ये इससे जीवीए से भी क्या पता चलता है कि कौन से सेक्टर में कितनी वृद्धि हो रही है, ये इससे पता चलता है। अब हम देखेंगे कि जीवीए और जीडीपी उसमें क्या फर्क है। जीवीए और जीडीपी से क्या फर्क है मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये जो हमने प्रोडक्ट बनाई आइसक्रीम, पहले देखा हमने एग्जांपल कि जो दूध में से बनकर आई जीवी, मतलब अभी उसकी 140 प्राइस। ये जो प्रोडक्ट बनी वो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब कि जब ग्राहक को बेचा जाए, जहां से प्रोडक्ट शुरू हुआ और ग्राहक को बेचा जाए, इसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट मतलब कंज्यूमर, ये सॉरी प्रोड्यूसर की जो परचेसिंग कीमत है। अब उसके ऊपर ये ये हम हमें ये 140 रुपीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेल करने आएगा तो उसको उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, तभी उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो अगर कोई सब्सिडी है तो उसको निकाला जाता है, और अगर टैक्स है उसको जोड़ा जाता है। तो अगर हम समझे कि इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का लगता है 140 रुपीज के ऊपर 5% का, तो 7 रुपीज टैक्स लगता है। इसके ऊपर अगर कोई सब्सिडी नहीं है तो उसकी अब कीमत हो जाती है 147। तू जब आइसक्रीम खरीदने जाएगी तो तुझे 147 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो जो ये 147 रुपीज है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में कि जो चीज खरीदने के लिए हमें पैसा चुकाना पड़ता है उसकी कीमत को हम मार्केट वैल्यू बोलेंगे। इसी तरह ये जो मिठाई है 180 रुपीज, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का टैक्स लगा 9 रुपीज, तो अब उसकी कीमत हो गई 189। तो यह हो गई मार्केट वैल्यू 189। अगर तुझे मिठाई चाहिए तो 189 रुपीज देना होगा। जो वड़ा पाव तुझे बहुत अच्छा लगता है ना, हाँ, तो उसकी कीमत कैसे बनती है? ये 100 रुपीज उसकी कीमत है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगा। लेकिन तुझे अच्छा लगता है तो गवर्नमेंट बोली चलो तुम जैसे लोगों को गवर्नमेंट ये फूड प्रोसेस को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रिहायत देती है, उसको सब्सिडी देती है कि तुम एक प्लेट बेचोगे तो उसको हम 1 रुपये की सब्सिडी देती है। तो उसकी जो वैल्यू है उसके टैक्स में से 1 रुपया निकाल देता है, तो अब उसकी वैल्यू हो जाती है 104। तुझे 104 देंगी तभी ये बड़ा पाव तुझे मिलेगा। मतलब समझ में आ गया? तो अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? टैक्स को ऐड किया गया और सब्सिडी को माइनस किया, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो मार्केट वैल्यू। जो तुझे पैसा चुकाने पड़ता है उसके बदले तुझे वो मिलता है। तो ये डिफरेंस मतलब जो ये जीवीए के बाद अगर टैक्स को जोड़ा जाए और सब्सिडी को निकाला जाए और उसके बाद जो मूल्य आता है उसी मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी वैल्यू। समझ में है? बताओ जो क्या समझ में आया? जीवीए जो है वो जो इंटरमीडिएट में जो कोर्स लगता है, मतलब जो प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार होती है उसकी वैल्यू को हम जीवीए वैल्यू बोलते हैं। और जब उसमें टैक्स जोड़ा जाता है और अगर सब्सिडी हो तो उसे हम माइनस करते हैं, उसमें से निकाला जाता है, उससे वो जो मार्केट वैल्यू निकलती है उससे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी वैल्यू बोलते हैं। हाँ। ओके, वेरी गुड।
अब हम जीडीपी की फॉर्मूला समझेंगे कि जीडीपी के अंदर कौन सी चीज का समावेश किया जाता है। तो जीडीपी के अंदर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, हम एक एक को हम समझते हैं, ठीक है। सी यानी के कंजप्शन ऑफ ऑल प्राइवेट कंज्यूमर, ठीक है, मतलब कि हम जो चीज खरीदते हैं इसमें गुड्स और कंज्यूमर फूड्स, जो भी चीज हम खरीदते हैं ये पूरा जो स्पेंड करते हैं उस सब को हम कंज्यूमर कंजप्शन करते हैं, और हम जो सर्विस लेते हैं वो सब की मूल्य को हम सी में काउंट करते हैं। समझ में? सी यानी कि हमारे द्वारा खर्च की गई वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य, उसको हम कंजप्शन बोलते हैं, यानी कि सी। अब जी, जी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले खर्च, जैसे कि उसके एम्प्लॉइज का खर्च, रोड और रास्ते के रिपेयरिंग का खर्च, कंस्ट्रक्शन का खर्च, स्कूल, पब्लिक स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, जो सर्विस मिलिट्री जो एक्सपेंसेस होता है वो सब को मूल्य को इसके अंदर जोड़ा जाता है जीडीपी की वैल्यू के अंदर। इसके बाद हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इसको आई मतलब के जो इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी जो वैल्यू है उसको भी जीडीपी के अंदर काउंट की जाती है। इसके बाद एनएक्स, एनएक्स यानी कि टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें से हमारा टोटल इंपोर्ट को बाद किए जाने के बाद जो मूल्य आता है उस मूल्य को भी हम जीडीपी के अंदर गिनते हैं। मतलब कि जो हमारा टोटल कंजप्शन, फिर गवर्नमेंट का कंजप्शन, और हमारा इंफ्रा के अंदर जो एक्सपेंस हुआ है ये, और इंपोर्ट एक्सपेंस का जो डिफरेंस आता है, सबको सबकी मूल्य को जोड़कर जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलते बोलो। जीडीपी, हाँ बोलो। जीडीपी यानी कि जो सी यानी कि जो कंजप्शन होता है, कंज्यूमर के द्वारा जो कंजप्शन स्पेंड होता है सब जो। हाँ। हाँ। फिर जो जी यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, फिर वो हेल्थ सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, फिर मिलिट्री एक्सपेंस, वो सारे चीजों को जी में काउंट करते हैं। आई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, हाउसिंग में जो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आई में काउंट होता है। एनएक्स यानी कि जो हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, और उनमें से अगर हम टोटल इंपोर्ट जो करते हैं उसे हम बात कर दें, उसके बाद का जो मूल्य आता है, उसके बाद जो नेट अमाउंट होता है हाँ। वो सब एनएक्स में काउंट होता है। जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो इसे जीडीपी कहते हैं। तो तुझे अब समझ में आ गया कि क्या जीडीपी है, क्या गुड्स है, क्या सर्विस है? चल क्या समझ आ मुझे, क्या समझ में आ? जैसे आइसक्रीम जो मैंने अभी खाई वही नहीं, ओके। पर जो कि जब हम कपड़े पहनते हैं, वॉच होती है, जो भी चीज हम परचेस करते हैं वो सारी जीडीपी में इंक्लूड होती है। परचेस नहीं, हम यूज करते हैं, मतलब जब ये यूज कर लेते हैं ना कंज्यूमर के द्वारा, जो चीज कंज्यूमर के द्वारा यूज हो जाती है वो सारी चीज जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती है। और इसके बाद सर्विस का, हाँ, जो तुम स्कूल जाती है उसका भी समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस है, तो उसका जो तेरी फीस दी हमने सर को, तो वो सर्विस सेक्टर के अंदर गिनी जाएगी, तो वो भी एक जीडीपी का ही हिस्सा हुआ। तो मतलब जीडीपी के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों को मिला के आ जाता है। और जो ये पूरी समझ में आ गया तेरे को? चल ठीक है, इसका भी और कुछ जो टर्म्स होते हैं वो भी हम सीखेंगे बाद में। थैंक यू। का जो पहलू था हमने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है पहली बार, तो आपको ये कैसा लगा? बिल्कुल आपका कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी के और भी जो कुछ पहलू है वो आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे और को आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर दे। थैंक यू।